यदि आप हिंदी में 70 में 70 अंक पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको दिलाएगी 70 में 70 अंक। यानी कि हम बता दें आपको कि आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आप 70 में 70 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और बस इतना आप देख लें तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में 70 अंक पक्का हो जाएगा। ये मेरा दावा है। यानी कि हम बता दें आपको कि जो आपका 16 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उस 16 फरवरी के दिन जो पेपर आपका आएगा, एकदम 100% कह रहे हैं कि उस पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ये मेरे ही मॉडल पेपर से मैच कर देंगे। यानी कि 16 फरवरी को ये जो क्वेश्चन आपका है ना, वो आना क्या है आपका तय है। 100% दावा के साथ कहते हैं कि ये आप क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका दिया है खंड अ, और खंड अ जो होता है ना, वो पूरे 20 अंक आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, यानी पूरे बहुविकल्पी मिलेंगे आपको। तो चलिए हम बहुविकल्पी को देखिए। यहाँ पर आपका मिला है OMR शीट। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को फिल इन ब्लैंक करते हुए चलेंगे। और आपको ये भी देख लेंगे आप इस वीडियो में कि कैसे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे। जैसे हम कर रहे हैं सेम वैसे अभी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पहले प्रश्न का, तो देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है शुक्ल युग की कालावधि है। तो हम बता दें यहाँ पर देखिए क दिया आपका है 1850 ईस्वी से 19 ईस्वी तक, ख दिया है 19 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, ग दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, घ दिया है आपका 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो मैं बता दूं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका घ होगा। यानी कि ग आपका जो 1919 ईस्वी लेके 1938 ईस्वी तक, यानी ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आपका है। अब देखिए इसको कैसे आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे। देखिए पहले का आपका कौन सा है, यानी कि पहला का ग है, तो आप कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ दिया पहला का ना, तो ग यानी कि ABC, यानी कि सी वाला क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है छायावोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। यानी कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि यहाँ पर कौन से हैं। ऑप्शन क दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ख डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन ग रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन घ अध्यापक पूर्ण सिंह। तो मैं बता दूं बच्चों, इनमें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा क, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क कैसे भरेंगे आप लोग। दूसरा क दिया है तो आप दूसरा का ए भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया आपका, यहाँ पर हिंदी में दिया है, तो आप ध्यान समझिए। क का मतलब होता है ए, ख का मतलब बी, ग का मतलब सी आपका, और घ का मतलब आपका डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए अब चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर आप क भर लेंगे, दूसरा का क कैसे भरेंगे, पहला को फिल इन द ब्लैंक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पर कह रहा है तीसरा प्रश्न आपका कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो ऑप्शन क दिया है ठूठा आम, ऑप्शन ख ठेले पर हिमालय, ऑप्शन ग दृष्टिकोण, ऑप्शन घ नदी के द्वीप। तो मैं बता दूं आप बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ठूठा आम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका क ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क ए भर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग जल्दी से ए को फिलअप कर लेते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न कौन सा आपका है। चौथा आपका देखो दिया आपका रस मीमांसा के लेखक हैं। तो ऑप्शन क दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख गुलाब राय, ऑप्शन ग भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन घ जयशंकर प्रसाद भारती। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों, ठीक है, इसका सही जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि चौथा का क सही है। तो हम कैसे फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए भाई चौथा का हम यहाँ पर क मतलब कि ए को फिल द ब्लैंक कर लेंगे।
चलिए इसको भर लेते हैं जल्दी से। तो हमने यहाँ पर एक को फिल कर दिया। आप पूरे अच्छे से भरिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो आपको देखिए यहाँ पांचवा प्रश्न आपका क्या करना है, शुक्ल युग को बताना है आपको। देखिए बहादुर यहाँ पर क ऑप्शन दिया है डॉक्टर नागेंद्र, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन क बाबू गुलाब राय, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं बच्चों, वो हो जाएंगे आपके बाबू गुलाब राय, यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। यानी कि हम बात करें बच्चों तो पांचवा का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बच्चा आपका, तो पांचवा का सी। तो हम सी लिख कर क्या कर लेते हैं, फिल अप द ब्लैंक कर लेते हैं, इसको हम भर लेते हैं, ठीक है, फिल कर लेते हैं। पांचवा का ग मतलब कि सी हो गया आपका फिल। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपका देखिए छठवां क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन क दिया है जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ऑप्शन ख बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन ग विकल्प क और ख, यानी दोनों आपके सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ख दिया है मुक्तक काव्य की प्रमुखता, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि हम कह सकते हैं क व ख दोनों ही आपके सही है, यानी कि आधुनिक काल की विशेषताएं दोनों ही हैं, ठीक है। तो ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ग मतलब कि सी। तो छठवां कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, तो देखिए 6 का आपका हो जाएगा ग, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग प्रश्न अगला देखते हैं, कौन सा हम लोग देखेंगे, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ऑप्शन क दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग अरिहौद, ऑप्शन घ नागार्जुन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका क, यानी कि मैथिली शरण गुप्त, यानी कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो ये किए थे मैथिली शरण गुप्त जी ने। चलिए सातवां का आपका क मतलब कि ए हो जाएगा आपका। चलिए फिल अप द ब्लैंक कर लेते हैं, जल्दी से हम फिल कर लेते हैं। तो ये सातवां का अ हो गया, मतलब कि क को हम बोल सकते हैं ए, ठीक है बाबू, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां, यानी कि इसे प्रवृत्तियों की विशेषताएं भी कहते हैं, कौन सी हैं। तो यहाँ पर क दिया है सौंदर्य भावना, ऑप्शन ख करुणा तथा नैराश्य की भावना, ऑप्शन ग मानवतावादी प्रवृत्ति, ऑप्शन घ विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ठीक है बच्चों। तो हम बता दें यहाँ पर कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां जो विशेषताएं हैं वो आपका देखिए ग व घ दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कैसे लगाएंगे आप, तो एक्चुअल में बच्चों ये क्या है, प्रिंट आउट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, आपका जब भी ऑप्शन में आएगा ना तो कोई एक ही ऑप्शन में दोनों दे देगा आपको, ठीक है। चलिए जैसे आप देख रहे हैं ना, छठवां प्रश्न जो दिया था आपका ना, जो आपका दोनों ही आपका ग में दे दिया था, उसी तरह से आपको यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा पेपर, उसमें आपको क्या होगा, ये ग और घ दोनों ही आपको एक ही ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो हम लोग 8वें को नहीं फिलअप करते हैं, आप बस यहाँ समझ लीजिए कि इसकी 2 विशेषताएं कौन सी हैं, तो मानवतावादी प्रवृत्ति और घ जो है विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये कह रहा है निम्न में से रीति काल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं, यानी कि आप बताना इसमें से आपके 2 कवि कौन से हैं। देखिए क दिया है पद्माकर, ख दिया बिहारी, ठीक है, और क व ख दोनों, घ आपका सूरदास। तो मैं बता दूं बच्चों, इसमें से जो आपका सही विकल्प आपका है वो ग आपका बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि 9वां का जो है ग बिल्कुल सही है, यानी कि पद्माकर और बिहारी दोनों ही क्या है, तो रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि हैं, ठीक है। यानी कि ग मतलब कि सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक कर लेंगे, यानी कि 9वां कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। चलिए हम लोग को हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है बाबू आपका, 10वां प्रश्न आपका बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना 10वां आपका कि ललित ललाम के रचयिता हैं। तो ऑप्शन क दिया है पद्माकर, ऑप्शन ख मतीराम, ऑप्शन ग भूषण, ऑप्शन घ बिहारी। तो बता दें बच्चों कि जो ललित ललाम के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे आपके मतीराम, ठीक है। यानी कि 10वां का ख मतलब कि 10वां का बी हो जाएगा आपका। चलिए फिलअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10वां कौन सा हो जाएगा आपका, बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए यहाँ पे 11वां का कह रहा है आपका
हंसी हंसी मौजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाव में। निम्नलिखित में रस है, इसमें से क है, इसमें से कौन सा रस है आपका? तो क दिया है श्रृंगार रस, ख दिया है करुण रस, ग हास्य रस, घ आपका वीर रस। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आपका हो जाएगा हास्य रस। क्योंकि देखिए आप हंसी हंसी की इसमें भाषा बोली है ना, यानी कि हास्य मतलब होता है कि हास्य का मतलब होता है हंसी, ठीक है, यानी कि खुशी की बातें हैं। तो खुशी का इसमें कौन सा रस हो जाएगा आपका? हास्य रस। तो चलिए यानी ग्रामा का आपका ग मतलब कि सी, ठीक है। चलिए बच्चों फिलअप कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। ग्रामा का ग मतलब कि सी, ठीक है। चलिए तो हम लोग ग फिलअप हो गया बच्चों। अब चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको 12वां क्या कह रहा है बाबू को आपका, ध्यान से देखिए। आपका 12वां कह रहा है हरिमुख मनहु मयंक, पंक्ति में अलंकार है। क दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, ख दिया है रूपक, ग उपमा अलंकार, घ आपका अनुप्रास। तो हम बता दें बच्चों ये आपका क आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्यों क आपका करेक्ट आंसर है? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर हरिमुख मनहु, जिसमें आपको जिस भी आपको पंक्ति में मनहु जनहु, ठीक है, यानी कि ऐसा आपको वर्ड मिल जाए, समझ लीजिए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। यानी कि मानू जानू जैसे भी आपको वर्ड मिलता है ऐसे ना, मनहु जनहु, तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि 12 का कौन सा हो जाएगा? क मतलब कि ए वाला। तो 12 का हम लोग यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सीख देखी तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। तो देखिए बच्चों हम बता दें यहाँ पर ये आपसे पूछा है पहले और तीसरे चरण में, तो पहला तीसरा चरण कौन सा आपका है? देखिए ये लिख कर लोहित लेख, ये आपका कौन सा आपका है? पहला चरण है। तीसरा कौन सा आपका है? तो व्योम सिंधु सखी देख की, ठीक है। देखिए कॉमा किया बच्चों, तो 1 2 3 4 चरण यहाँ पर हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहला और तीसरा में देखेंगे कितने कितने इसमें चरण हैं। देखिए हम लिख कर बच्चे बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लघु 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 लघु, ये हो जाएगा यहाँ पर गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 2 6, यानी गुरु को हमेशा 2 गिनते हैं, ठीक है, लघु को 1 गिनते हैं। तो 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। तो पहले में कितना मिल गया आपको? 11। हम देखिए तीसरे में देखने कितना है, देखिए यहाँ पर तो व्योम का हो जाएगा आपका गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। देखते हैं इसमें कितना हो रहा है, तो 2 3 4 तो 6 7 8 8 10 11, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो 13वां का ऑप्शन जो कौन सा आपका क आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में आपके कुल 11 मात्राएं हैं, यानी कि 13 का क आपका बिल्कुल सही है। तो हम 13 का कर लेंगे बच्चों, 13 का क अपना ऑप्शन फिल कर लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 14वां जो प्रश्न कह रहा है आपका, यहाँ पर कह रहा है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए सुदर्शन मतलब कि अब क दिया नीर, ख दिया सु, ग दिया सहृदय, घ दिया आ। तो देखिए बच्चों उपसर्ग जो होते हैं ना किसी मूल शब्द के पहले आते हैं। देखिए सुधन दर्शन, तो सु में सु आपका पहले आ रहा है ना, तो सु आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपसर्ग आपका। तो इनमें से ख आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 14 का हम लोग ख लगा लेंगे। 14 ख मतलब कि बी वाला, ठीक है बच्चों, ठीक है सर, हो गया हम लोग का बी वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 15वां देखिए बोला है घबराहट शब्द में प्रत्यय है। तो चलिए बच्चों देखिए क दिया है हट, ख दिया है गम, ग दिया है गरम, घ दिया है वट। तो देखिए प्रत्यय की अगर बात करें तो किसी भी मूल शब्द के लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, ठीक है। यानी कि घबराहट, देखिए घब धन, घबर धन आहट, ठीक है। तो घबरा धन आठ हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आपका आ रहा है? हट आ रहा है आपका। तो इसमें से देखिए लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है? हट, यानी क आपका बिल्कुल क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी प्रत्यय ना किसी की मूल शब्द के लास्ट में आता है, ठीक है। यानी कि 15 का क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क मतलब कि ए वाला आपका। तो बच्चों 15 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए आपका 16वां प्रश्न कह रहा है भवानी शंकर में समास है। तो देखिए बच्चों भवानी शंकर में क दिया है तत्पुरुष समास, ख द्विगु समास, ग बहुब्रीहि समास, घ द्वंद्व समास। तो देखिए बच्चों हम बात करें इसमें से, तो इसमें से आपका घ यानी कि बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है।
तो यानी भवानी शंकर। देखो बच्चों यहाँ पर आपका ना क्या है ना कि विग्रह करेंगे, तो भवानी आपका और शंकर, ठीक है, यानी यहाँ 2 लोग हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपको द्वंद्व समास। देखिए कभी कभी इसमें ना जैसे यहाँ पर होता है माता, माता देखिए यहाँ पर दिया संयोजक चिन्ह आपका पिता, ठीक है, तो कभी कभी ना संयोजक चिन्ह दे देता है, कभी कभी संयोजक चिन्ह देता ही नहीं है। तो संयोजक चिन्ह देता है ना, तुरंत बच्चे पकड़ लेते हैं कि हाँ ये द्वंद्व समास है। लेकिन यहाँ पर देखिए संयोजक चिन्ह यहाँ पर आपको नहीं दिया है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा फिर भी, ठीक है। तो भवानी और शंकर यहाँ पर 2 लोग हैं, तो यह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों 16वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो 16 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए हम लोग का ये फिल कर लिए। आप देखिए हम लोग किस पर आएंगे बच्चों, अब हम लोग आएंगे 17वां पर। देखिए कह रहा है ना कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं। क दिया है विलोम, ख उपसर्ग, ग पर्यायवाची, घ आपका प्रत्यय। तो मैं बता दूं बच्चों इसमें का जो आपका जो कमल, राजीव, जलज जो है ना ये सब क्या है, पर्यायवाची, यानी ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि आप जानते हैं कमल, राजीव, जलज ये सभी एक ही आपके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आपका ग आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, यानी कि हम लगा सकते हैं सी, 17 का सी, 17 का कौन सा बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम इसे फिल कर लिए, ओके बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रत्येकम का संधि विच्छेद है, ठीक है। क दिया प्रतिधन एक, ख प्रतिधन एकम, ग प्रतिधन एकम, घ प्रत्येक धन म। तो इसका जो सही आपका ऑप्शन है बच्चों ख बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि प्रत्येक देखिए प्रतिधन एकम होता है, ठीक है, ये प्रतिधन एकम नहीं, एकम नहीं एकम, ठीक है। तो प्रतिधन एकम होता है प्रत्येकम का, यानी कि हम कह सकते हैं 18 का कौन सा हो जाएगा ख मतलब कि बी वाला, 18 का बी आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न क्या है कह रहा है आपका, कह रहा है मधुसु रूप है मधु शब्द का, यानी मधु शब्द का जो मधुसु है ना कौन सा रूप है। देखिए तो ये बच्चों आपका मैं बता दूं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा बच्चों आपका ग, यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 19 का सी, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे बाबू। अब 20वां आपका ये इस बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए 20वां क्या कह रहा है आपका, हसेयु रूप है हस धातु का, यानी कि हस धातु का हसेयु कौन सा रूप है, ठीक है, बताना आपको है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया आपका है, ठीक है बच्चों। इसमें से मैं बता दूं आपको तो ये आपका ऑप्शन क का है, बिल्कुल आपका करेक्ट है, यानी विधिलिंग लकार जो है, ठीक है, और प्रथम पुरुष से बहुवचन है जो आपका हसेयु है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। यानी कि 20वां का क, 20 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपका बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसके लॉन्ग प्रश्न को, जो आपके कुल आते हैं आपके कितने 50 अंक के आते हैं, ठीक है। ये तो आपका बहुविकल्पी 20 नंबर का था, लेकिन 50 अंक के कौन से आपके हैं, तो ये लॉन्ग प्रश्न आपके हैं, ठीक है, यानी खंड ब वाला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खंड ब, तो देखिए खंड ब जो होता है ना बच्चों वो कुल आपका कितना अंक का होता है, ये कुल आपका 50 अंक का आता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं खंड ब का पहला प्रश्न, यानी कि देखिए इसमें से यहाँ पर एग्जाम में आपको कौन सा शुरू होगा, 21वां प्रश्न शुरू होगा, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी था आपका, लेकिन यहाँ से क्या होगा 21 से बाद आपका जितने प्रश्न आएंगे वो सभी क्या होंगे खंड ब के रहेंगे, ठीक है। चलिए तो 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। और देखिए कुल का अंक देंगे आपको, तो कुल आपको बच्चों मिलेगा आपको 6 अंक, ठीक है। चलिए देखिए इसमें 2 आपको दिया आपका, यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है, यानी आपको क और ख 2 दिए हैं। तो पहली बात यहाँ पर दिया है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, ठीक है, ये पूरा आपका दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए ख वाला क्या दिया आपका, यहाँ पर दिया है बच्चों आपका हे भगवान वाला, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से जो भी आता है वो कर लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो हम किसको करने वाले हैं, ख वाले को, यानी कि हे भगवान को, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, आप प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि उपर्युक्त, ठीक है बच्चों, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि आपसे कह रहा है जो ऊपर दिया हुआ आपका गद्यांश ना, इसका क्या करना आपको है, आपको लिखना है संदर्भ, ठीक है। और ध्यान से समझिए ऑप्शन सेकेंड में क्या करना है इसका है, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है ना, यानी कि दीजिए पिताजी,
मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये पूरा क्या रेखांकित अंश है, इसका भी व्याख्या करना है आपको। और देखो तीसरा क्या दिया आपका, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे खंड ब, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में। और ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा संकेत आप डाल लेंगे तो आपके बेस्ट होगा। यानी कि देखिए आपके लिए बेस्ट रहता है, यानी कि शुरू का देखिए, शुरू का 1-2 शब्द लिख लीजिएगा और लास्ट के 1-2 शब्द लिख लीजिएगा संकेत में, आपके लिए बेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, देखिए बच्चों संकेत डाल लिए हैं। तो हे भगवान तब के लिए शुरू का डाल लिए हैं और लास्ट में आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए पहला क्या पॉइंट था आपका, संदर्भ लिखने के लिए। चलिए लिख लेते हैं जल्दी संदर्भ। यहाँ पर देखिए संदर्भ में क्या करेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। इसके लेखक जय शंकर प्रसाद जी हैं। यानी कि हम बात करें तो ये जो आपका गद्यांश दिया है ना, वो आपका ध्यान समझिए हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये पहला आपका हो गया बच्चों आंसर आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा था आपका, सेकेंड प्रश्न आपका कह रहा था आपका ना, तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। तो हम लिख लेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है बच्चों, चलिए यानी कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, जो आपका रेखांकित में दिया रहेगा उसी करते हैं। यहाँ पर दिया ना, पिताजी दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, यानी कि कह रहे हैं आप फेर दीजिए पिताजी, यानी पिताजी जो लेके आए थे ना वहाँ पर घूस के रूप में जो धन लेकर आए थे ना, तो उसी को कह रही है यहाँ पर ममता, फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, इसी का हम लोग क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर तो थाल में रखे स्वर्ण के सिक्कों की चमक जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में लिए थे। ठीक है बच्चों, यानी कि ममता के पिताजी क्या किए थे, घूस के रूप में लिए थे शेरशाह से, जो ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी कि हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था आपका, कह रहा है गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इस पैसे ऊपर अच्छी तरह से पढ़कर हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए गलत तरीके से, देखिए बच्चों तीसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर है आंसर, गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है क्योंकि यह ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध है। यानी कि जो गलत तरीके से कमाया गया धन है ना, वो क्या है, वो विनाश का ही कारण बनता है, और यही क्या है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो कह रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका 22वां, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका पद्यांश दिया है। ठीक है, ऊपर गद्यांश था ना, नीचे क्या दिया आपका पद्यांश है, ये हिंदी का पद्यांश है। ठीक है, चलिए आगे संस्कृत का भी देगा आपका। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें से दोनों में से क और ख, इन दोनों में किसी एक क करना है। तो हम लोग देखिए बच्चों इसमें से किसको कर लेंगे, हम लोग क को यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, व्याख्या करना आपको है, तथा काव्य संदर्भ भी लिखना आपको है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या करना है बच्चों आपको, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो कर रह गए, यानी कि श्री कृष्ण जी किसके ध्यान में खोकर रह गए, आपको बताना है सेकेंड। और फिर तीसरा का कह रहा है आपका, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि तीनों का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए जल्दी इसे तीनों का लिख देते हैं बच्चों। यानी कौन सा प्रश्न आपका है, 22वां है। तो देखिए बच्चों इस तरह से आप डाल लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 का क, हम लोग कवर कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप थोड़ा सा संकेत, और संकेत में क्या लिखेंगे बच्चों, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ये संकेत हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पहला संदर्भ, यानी पहला प्रश्न संदर्भ कर रहा था। चलिए लिख लेते हैं संदर्भ। यहाँ पर देखिए संदर्भ में बच्चों मेन खास बात क्या होती है ना, कि आपको लिखना पड़ता है कि किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरसागर पाठ से लिया गया है।
इसके रचयिता कौन है बच्चों? सूरदास जी हैं। ठीक है, चलिए गुड। आगे देखिए, इसका प्रसंग लिख देंगे आप, यानी कि जो आपका दिया संकेत ना यहाँ पर, जो आपका दिया पद्यांश, उसका प्रसंग क्या लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए प्रसंग क्या इसका हो जाएगा। इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण उद्धव एवं गोपियों की महिमा का वर्णन किए हैं। यानी कि सूरदास जी क्या किए हैं? तो कृष्ण जी का, उद्धव का और गोपियों की महिमा का वर्णन किए हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों नीचे का लिखे हम लोग व्याख्या। ठीक है, व्याख्या जल्दी से कर लेते हैं इसका हम लोग। तो देखिए बच्चों, कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। यानी कौन कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन यहाँ पर वन रहेगा। ठीक है बच्चों, वृंदावन और गोकुल वन, उपवन सभी मुझे याद आते हैं। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। यानी कि कृष्ण जी कहते हैं कि जो हमारे जो माता जी यशोदा माता जी हैं, ठीक है, और नंद बाबा हैं, वो सुबह देखकर वो क्या होते हैं? बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। आगे देखिए, माता यशोदा माखन रोटी लपेटकर बड़े प्रेम से खिलाती थी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? व्याख्या हो गया। ओके, चलिए बच्चों 22वां हो गया। अब हम लोग देखते हैं 23वां प्रश्न को। देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनके किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर पहला आपका दिए हैं रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है लेखक का। आपको कुल 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रश्न संख्या 23 का क। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए आप लिख लेंगे जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे हेडिंग क्या रहेगा आपका? जीवन परिचय। अब देखिए जीवन परिचय में क्या लिखेंगे बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1879 ईस्वी को। देखिए कभी कभी यहाँ पर ना 1890 भी हो जाता है, तो 1890 भी सही है, 1879 भी सही है, दोनों को आप सही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को हुआ। इनका पूरा परिवार सुघनी के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता देवी प्रसाद साहित्य प्रेमी थे, इसलिए बचपन से ही प्रसाद जी को साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता ने उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बचपन में ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद क्या थे, तो वो ना अपने बचपन में ही अपने माता पिता के साथ में क्या करते थे? मतलब अच्छे जगह घूमने जाते थे। ठीक है, तीर्थ स्थानों पर। आगे देखिए यहाँ पर, कुछ समय बाद इनके माता पिता का मृत्यु हो गया। इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभू, देखिए बच्चे अंडरलाइन हम कर लेंगे। तो जब इनके पिताजी माता का जब स्वर्गवास हो गया, तो इनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था? शंभू, ने इनका देखभाल किया। ठीक है, आगे देखिए, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया। ठीक है, क्वींस कॉलेज था, उसमें सबसे पहले इनका नाम लिखवाया थे। आगे देखिए, वहाँ इनका मन नहीं लगा, घर पर ही योग्य शिक्षकों से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, ठीक है बच्चों, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान
प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, आगे देखिए। कुछ समय बाद क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो कह रहा है आपको, यहाँ पर ख वाला आपका देखिए, क तो हम लोग कर लेना, ख वाला देखिए। इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित कवियों में से, यानी कवियों को दे रहा है आपका, इस कवियों में से किसी एक कवि का क्या करना है बच्चों, आपको जीवन परिचय लिखना है। और ध्यान दीजिए, इसमें से जीवन परिचय लिखने के बाद एक प्रमुख का करना है आपको, इनकी रचना भी लिखनी है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, और इससे भी मिलेगा आपको 5 अंक। तो चलिए बच्चों हम लोग कवियों का जीवन परिचय लिख लेते हैं। देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया आपका है। पहला आपको दिया सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, और तीसरा क्या दिया आपका है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर यानी जो क में का जो लेखक थे ना, इनकी प्रमुख रचना एक बची थी। रचना देख लीजिए सूरदास जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, कमायनी, राजश्री, आजाद शत्रु, ये क्या है, तो ये कुल आपके जयशंकर प्रसाद जी के क्या है, सभी क्या है बच्चों यहाँ पर, तो ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन अब किसको देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय को। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे आप लोग, प्रस्तुत हो गया 23 का ख। ठीक है, यानी क में तो हो गया आपका लेखक का, इसमें देखेंगे हम लोग कवि का जीवन परिचय। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कवि, आपके लिए बेस्ट होगा, लिख देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए इनका जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, तो अष्टक छाप सूरदास जी का जन्म बैसाखी सदी 1478 ईस्वी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ। ठीक है बच्चों, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मान है कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं ना कि इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली के सीही परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। इनका जन्म संबंध में अनेक मतभेद हैं, यानी कि इनके जन्म में क्या है, जन्म संबंध में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। ठीक है, बहुत डाउट है। आगे देखिए, सूरदास जी बचपन में ही विरक्त हो गए थे। सूरदास जी जन्म अंधे थे या नहीं, इस संभव में विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। यानी कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सूरदास जी गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। ठीक है, एक बार वल्लभाचार्य जो उनके गुरु थे, ठीक है ना, वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित पद गाकर सुनाया। यानी कि वल्लभाचार्य को सूरदास जी ने क्या किए, ये स्वरचित पद गाकर सुनाया, यानी खुद से रचित किए थे, उन्हीं को सुना दिए, वल्लभाचार्य को सुनाया। उन्होंने सूरदास को कृष्ण लीला का ज्ञान करने को कहा। यानी कि जब वल्लभाचार्य ने सुने ना यहाँ पर सूरदास जी को, तो वल्लभाचार्य ने क्या कहा कि ऐसा है ना कि आप ना क्या करिए, कृष्ण लीला का ज्ञान करिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। यानी कि जो सूरदास जी क्या थे, तो सूरदास जी तो गायन किए ना, अच्छा गा दिए, तो खुश होकर वल्लभाचार्य ने क्या किया, सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया और कृष्ण लीला का गान करने लगे। यानी कि सूरदास जी ने क्या किया, कृष्ण लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर, ओके बच्चों, श्रीनाथ मंदिर पर, ठीक है, कीर्तन करने के लिए रख दिया। इनकी देखिए आगे देखिए, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ। यानी कि सूरदास जी का मृत्यु कब हुई थी, तो 1583 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी बच्चों, तो पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनकी जो कृतियां ना बच्चों वो देखिए निम्न है। पहला कौन सा है, सूर सागर, साहित्य लहरी और आपका सूर सरावली। इनकी ये क्या प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग का जीवन परिचय क्या हुआ,
समाप्त होगा। अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ बच्चों कह रहा है आपका 24वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका एक पहला यहाँ पर दिया है और नीचे देखिए आपका यहाँ पर आपका सेकेंड दिया है। ठीक है, यहाँ पर दो क्या दिए हैं आपके, तो संस्कृत गद्यांश दिए हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर ये भी कितने आपके 5 अंक के। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। अगर दोनों में से कोई एक कर लेते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। चलिए इसमें हम लोग किसको देखने वाले हैं बच्चों, तो इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान समझिए, सेकेंड वाले को, यानी कि अलछेंद्र को और पुरुराज को, इन दोनों का। ठीक है, इनका हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनका हम लोग संदर्भ सहित क्या करने वाले हैं, हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग 24 का कौन सा करने वाले हैं, सेकेंड को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, संख्या कौन सा आपका 24 का कौन सा बच्चों आपका सेकेंड वाला। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ करेंगे इसका। ठीक है, अगर आप देखिए बच्चों इसको अच्छी तरह से लिखते हैं ना तो आपको पूरे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले सर संदर्भ करते हैं यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर पुरुराज थे और कौन से थे, अलछेंद्र थे। देखिए यहाँ पर ध्यान से संदर्भ कैसे लिखेंगे, यानी कि किस लेखक इसके रचयिता कौन है। ठीक है, और इस किस पाठ से लिया गया, बस आपको बताना है इसमें। देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर संदर्भ में क्या करेंगे, प्रस्तुत नाट्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित। ठीक है, संस्कृत खंड में संकलित बीरह बिरेड़ पूजते पाठ से लिया गया है। ओके बच्चों, यानी कि जो संदर्भ किससे लिया गया है, तो बीरह बिरेड़ पूजते पाठ से लिया गया है, यानी कि जो अलछेंद्र पुरुराज जो है ना वो इसी पाठ से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आपका यहाँ पर कौन कौन दिया, देखिए अलछेंद्र और पुरुराज। देखिए बच्चों अलछेंद्र जो है ना वो कौन है, अलछेंद्र को हम लोग सिकंदर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिकंदर यहाँ पर हो गए अलछेंद्र, और पुरुराज, इन दोनों में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो सिकंदर जी क्या कहते हैं, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है, यानी कि सिकंदर जी क्या कहते हैं, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। देखिए पुरुराज जी क्या कहते हैं, न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए फिर सिकंदर जी क्या कहते हैं, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। ठीक है, यानी सिकंदर जी कहते हैं। तो अब देखिए पुरुराज जी कहेंगे, जानता हूँ एवं राज, किंतु सत्य तो सत्य ही है। हम भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए सिकंदर जी क्या कहते हैं, तो गीता का संदेश क्या है। तो अब देखिए पुरुराज जी क्या कहते हैं, सुनिए। अब पुरुराज जी ना श्लोक में कहते हैं, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जी गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। इच्छा, मोह और संताप से दूर रहकर युद्ध करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलछेंद्र और पुरुराज इन दोनों की बातचीत हुई थी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, इन लोगों का यहाँ पर संदर्भ सहित क्या कर दिए, हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 24वां प्रश्न हो गया ना। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर 24वें को क को देख लिया है। ठीक है, अब देखिए 24वें को हम लोग क्या करेंगे, ख वाले को देखेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पर आपका, यहाँ पर ख जो प्रश्न दिया आपका 24 का ना, वो देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं तो बच्चों आपको कुल मिलेंगे 5 अंक। ठीक है, ध्यान समझिए। यहाँ पर आपके दो क्या दिए हैं, पद्यांश दिए हैं आपका। देखिए एक दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः दिया है। ठीक है, एक कौन सा दिया आपका है, तो मर्डम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम, यानी 2 दिया आपका। इन दोनों में से किसी एक का ही संदर्भ करना आपको है, सहित हिंदी में अनुवाद करना है, आपको 5 अंक मिलेंगे। चलिए इस वीडियो हम लोग किसको करने वाले हैं बच्चों, तो पहले को करने वाले हैं, फर्स्ट को, सर्वे भवन्तु को। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 24 का कौन सा लिख लेंगे बच्चों, हमने यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर ख वाला। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे बच्चों हम लोग संकेत। ठीक है, संकेत में क्या लिखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, शुरू का लिख लीजिए 1-2 लाइन,
एक दो शब्द लास्ट का लिख दीजिए बच्चों। माँ कसिदुक भाग भवेत। देखिए आप ध्यान से बच्चों, आप क्या करेंगे, शुरू के एक दो शब्द लिख देंगे और लास्ट के एक दो शब्द लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संकेत के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसका संदर्भ, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बच्चों गद्यांश नहीं बच्चा पद्यांश है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्चुअली में पद्यांश था, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर आप, यहाँ बच्चों हम लोग देखेंगे संदर्भ को। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो आपका दिया है ना आपका पद्यांश, ये कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, हिंदी में अनुवाद, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आए देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या था आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, क्या था आपका, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी क्या हो, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, यानी किसी को दुख ना हो, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, ठीक है, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुखी न हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग किसके देखने वाले हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न आपका 24 का ग वाला आ गया आपका, ठीक है, 24 का भी चल रहा है, ठीक है, ग। इसमें क्या करना है आपको, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं एक श्लोक जल्दी से, और आपको कुल मिलेंगे आपको 2 अंक। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या कितना आपका 24 का ग, यहाँ पर लिख लेंगे आप श्लोक। और श्लोक में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्लोक। इस पर आपको बोर्ड एग्जाम में कितने अंक मिलेंगे, तो 2 अंक मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका आ गया घ वाला आपका। देखिए बच्चों, इसको आप करते हैं ना तो आपको कुल 4 अंक मिलने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी कि देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका संस्कृत में प्रश्न भी पूछा है और आपको इसको संस्कृत में उत्तर भी देना है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए, तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 2 प्रश्नों को उत्तर देंगे, ठीक है। तो किसका किसका देंगे बच्चों, देखिए पहला तो देंगे हम लोग दूसरे वाले का और फिर देंगे बच्चों चौथे वाले का, ठीक है। इसमें से किसी 2 को भी कर सकते हैं आप, जो आपको आ रहा है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, अब इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 24 का क्या करेंगे बच्चों, हम लिख सकते हैं आप लोग घ, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ बच्चों लिख देंगे आप सेकेंड का, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों फोर्थ क्या कह रहा है आपका, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, तो देखिए बच्चों इसका क्या आंसर हो जाएगा, वातात शीघ्रतरम मनः अस्ति, ठीक है बच्चों। ये 2 आपके क्या हो गए, संस्कृत में उत्तर हो गए, ठीक है। चलिए बच्चों हम किसको देखने वाले हैं, 25वां प्रश्न। देखिए 25वां प्रश्न आपका बहुत ही आसान है, आपको देखिए कुल 9 अंक देने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, यानी देखिए आपको कुल 5 को दिया, आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों कुल 5 को देगा, इसमें से किसी एक को लिखना पड़ता है। देखिए तो यहाँ पहला क्या दिया है, छात्रों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता। सेकेंड क्या दिया है, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप है। तीसरा क्या दिया है, वन महोत्सव। चौथा दिया है योग शिक्षा जिसे हम आवश्यकता और उपयोग। 5वां दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग किसको करने वाले हैं, तो इसमें हम करने वाले हैं विज्ञान को, ठीक है। यानी कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी कि विज्ञान जो है वो हमारे लिए लाभकारी है कि विनाशकारी है, ठीक है। तो चलिए हम देखने वाले हैं जल्दी से इसको। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग 25वां का देखने वाले हैं, ठीक है। 25वां का बच्चों कौन सा देखने वाले हैं, सेकेंड देखने वाले हैं। ओके बच्चों, निबंध, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं निबंध। और सेकेंड निबंध कौन सा है बच्चों, विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान आपके लिए एक लाभकारी है कि विनाशकारी है, आपको बता रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान समझिए। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारियों का युग है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने आश्चर्यजनक
क्रांति ला दी है। ठीक है बच्चों, यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, निबंध में लिखना पड़ता है प्रस्तावना। ठीक है, लास्ट में लिखना पड़ता है उपसंहार आपको। तो हम सिखाएंगे, पहले लिखते हैं प्रस्तावना को। देखिए ठीक है ना, तो क्रांति ला दी है, जो विज्ञान है ना बच्चों क्या कर दी है, आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। आगे थोड़ा देखिए ध्यान से, मानव समाज की सारी गतिविधियां आज समाज से प्रचलित हैं। यानी कि मानव समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं ना, वो सभी क्या हैं, वही सभी विज्ञान से क्या है, संचालित है। आगे देखिए, प्रकृति पर विजय प्राप्त आज विज्ञान का भाग्य विधाता बन बैठा है। ठीक है, आगे देखिए, अज्ञात रहस्यों की खोज, यानी कि उसकी ऊंचाइयों से। ठीक है बच्चों, तो अज्ञात रहस्यों की खोज उसने आकाश की ऊंचाइयों को लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। यानी कि विज्ञान ने क्या कर दी है, पूरे मतलब कि पाताल से लेकर पूरा बच्चों, आकाश से लेकर पूरा पाताल तक नाप दिया विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, इस स्थिति में हमें सोचना चाहिए कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। ठीक है, यानी कि हमारे लिए विज्ञान बच्चों बहुत लाभकारी भी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर विज्ञान वरदान के रूप में, यानी कि जो हमारे जो विज्ञान है ना, वो वरदान के रूप में क्या क्या लाभकारी है, देख लेते हैं ध्यान से। देखिए आइए बच्चों, तो यहाँ पर दिया है, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से अलौकिक है। प्रातः जागरण से लेकर रात शयन के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा ही प्रचलित है। यानी कि आप देखते होंगे कि देखिए बच्चों, यानी कि सुबह से लेकर रात को सोने तक पूरा एकदम से क्या करते हैं, हमेशा विज्ञान से जुड़े हैं। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, आप लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, सभी विज्ञान से जुड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए विज्ञान हमारे लिए अब वरदान कैसे है, तो इसमें देखिए पहले हम देखेंगे यातायात के क्षेत्र में। तो आप लोग देख पाए यातायात के क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में मनुष्य लंबी यात्रा तय करने के लिए कई वर्षों का समय लग जाता था। ठीक है बच्चों, आप देखते थे पहले ज़माने में क्या होता था, लोग ना अगर कई दूरी तय करना था, कहीं जाना होता था ना, तो कई महीने कई दिन लग जाते थे। ठीक है, आप खुद देखे होंगे। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जब आज रेल, बस, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल आदि के आविष्कार से दूर दूर स्थानों पर अति शीघ्र पहुंचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि आज क्या हो गया है, विज्ञान के प्रयोग से हम लोग बहुत ही कम समय में कहीं भी जा सकते हैं आसानी से। आप देख ही पा रहे हैं, हवाई जहाज बन गया है, ठीक है, बस बन गया है, रेल बन गया है। तो इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, बहुत जल्दी से कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये किसका देन है, सब विज्ञान का देन है। ठीक है, तो विज्ञान हमारे लिए क्या है, वरदान है। आगे चले देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ख वाला ऑप्शन थोड़ा सा पॉइंट देखिए, संचार के क्षेत्र में, यानी कि संचार के क्षेत्र में भी क्या हमारे लिए लाभदायक है, कौन, विज्ञान। देखिए संचार के क्षेत्र में आज आकाशवाणी मतलब बच्चों कौन सा, आपका जो रेडियो होता है, ठीक है, दूरदर्शन यानी कि टीवी, टेलीफोन, मोबाइल आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि कोई भी समाचार जो होता है ना, विश्व का कोई भी अगर होता है कोई भी बातें, ठीक है, न्यूज़ तुरंत हम लोग के यहाँ पहुँच जाती है। किसके मदद से, तो विज्ञान की मदद से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, गद्य आपका क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर, तो मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों प्रकाशन संभव बनाया है। यानी कि पहले ना किताब को छापने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब क्या हो गया है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो बहुत ही तेजी से किताबों को छाप देता है। ठीक है, यानी प्रकाशन करने में बहुत ही कम समय लेता है। आगे देखिए बच्चों, आज विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल से ही घर बैठे ही अपना पढ़ाई कर ले रहे हैं। तो सोचिए मोबाइल कौन बनाया, विज्ञान बनाया है, तो कितना हमारे लिए विज्ञान वरदान साबित हो रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप कैसा हो सकता है, यानी कि हमारे लिए जो हानिकारक कैसे हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए लिखा आपका हेडिंग, विज्ञान
अभिशाप के रूप में, यानी कि अभिशाप मतलब कि हमारे लिए हानिकारक के रूप में क्या क्या हो सकता है विज्ञान। देखिए, विज्ञान का एक और पक्ष भी है, यानी कि विज्ञान का एक और पक्ष भी है, ठीक है। यानी कौन सा आपका अभिशाप, देखिए ध्यान से, विज्ञान एक आसीन शक्ति प्रदान करने वाला एक साधन है, यानी कि असीमित शक्ति प्रदान करने वाला कौन का साधन है, विज्ञान। आगे देखिए, मानव चाहे जैसा इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। यानी कि मानव जैसा चाहे वैसा इसका प्रयोग कर सकता है। सभी जानते हैं कि मानव में दैवी प्रवृत्ति भी और असुरी प्रवृत्ति भी है, यानी कि मानव में क्या है, एक देवी शक्ति भी होती है और असुरी यानी कि राक्षसी शक्ति भी होती है। एक मनुष्य के अंदर दोनों प्रवृत्तियां होती है, यानी कि मनुष्य एक भगवान के रूप का भी एक होते हैं और कुछ ऐसे राक्षस तरीके के भी होते हैं। आगे देखिए यहाँ ध्यान से, सामान्य रूप से जब मनुष्य देवी प्रवृत्ति रहती है, यानी कि जब मनुष्य के अंदर में कैसी रहती है, दैवी प्रवृत्ति रहती है, यानी कि भगवान का सोच उसके अंदर रहता है, अच्छी सोच रहता है, तो वह मनुष्य का कल्याण करता है, ठीक है। यानी मनुष्य का वो क्या करता है, कल्याण करता रहता है। लेकिन जब आसुरी प्रवृत्ति में आ जाता है तो क्या होता है, तो वह मनुष्य का विनाश करने लगता है, ठीक है बच्चों। कौन, वही व्यक्ति, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार क्या करना है आपको, तो उपसंहार बच्चों जो होता है ना, इसकी पूर्ण निचोड़ लिखना पड़ता है, एक्चुअल में क्या आपका है, थोड़ा इसमें राय देना पड़ता है। देखिए, तो विज्ञान सचमुच अवतार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षी भी कर सकता है, यानी कि विज्ञान क्या करता है सकता है, अपना आत्मरक्षा भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि देखते हैं ना मोबाइल कितनी हम लोग यूज़फुल है, ठीक है। कोई बात हुई तो हम किसी को तुरंत बुला लेते हैं, तो हम लोग क्या करता है, एक आत्मरक्षा का भी काम करता है विज्ञान, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर अनाड़ीपन में अपने अंग को काट सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर मनुष्य अपना सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो अनाड़ीपन दिखाएगा तो अपना अंग भी काट लेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें तलवार का दोष नहीं है, ठीक है बच्चों, दोष इस्तेमाल करने की है। अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए गलत ही होगा। आगे देखिए, विज्ञान ने मनुष्य को असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को नष्ट कर विश्व को सुख समृद्धि में ले जाया जा सकता है। अतः यह निर्णय स्वयं मानव को लेना चाहिए कि विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे, यानी कि यह भी निर्णय खुद मनुष्य को लेना पड़ेगा। अगर मनुष्य विज्ञान का सही इस्तेमाल करेगा तो विज्ञान उसके लिए वरदान साबित होगा, अगर वही मनुष्य विज्ञान का अगर गलत प्रयोग करेगा तो वह उसके लिए क्या बन जाएगा, विज्ञान अभिशाप बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का निबंध, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं इस मॉडल पेपर का लास्ट एकदम से आपका क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, ध्यान से समझिए। आपका 26वां प्रश्न कह रहा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर आपका क दिया है, ठीक है। उसी तरह से आपका देखिए ख, ग, घ, घ, अंग्याव दिया आपका च, छ, ज, झ, यानी कि ये सभी क्या दिए बच्चों आपको, ये सभी आपके प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो आप किस जिले के हैं, ठीक है बच्चों। ये जो दिया होता है बच्चों आपका नहीं, आपका यहाँ पर खंड काव्य, ये सभी बच्चों के अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बनारस का है तो बनारस का अलग होगा, कोई गाजीपुर का है तो गाजीपुर का अलग होगा, कोई कानपुर का है तो कानपुर का अलग होगा, ठीक है। यानी कि जिस जिस जिले के बच्चे होंगे उनका अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे भी आप देख लीजिएगा, आपका जिस जिले का होगा ना खंड काव्य, उसी जिले को लिखना पड़ेगा। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम मान लीजिए कि हमारे जिले का कौन सा आपका है, तो मान लेते हैं मुक्ति दूत है, ठीक है। तो हम मुक्ति दूत को यानी कि घ को करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो घ क्या कर रहा है आपका, तो मुक्ति दूत खंड काव्य का आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सारांश। और बच्चों क्या करना है आपको, देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिया है, 2 प्रश्न आपका, इसमें और क्या करना है, तो मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए इसे करेंगे तो आपको कितने अंक मिलेंगे, आपको 3 अंक देने वाले हैं।
बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, गांधी जी का चरित्र चित्रण कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करना है, आपको दोनों ही करना है, ठीक है बच्चों, दोनों ही आपने बोर्ड एग्जाम में कर लीजिएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 26, 26 का कौन सा लिख लेंगे आप, घ लिख लेंगे बच्चों, ठीक है सर। ओके आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों उत्तर, उत्तर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक भारत के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि मुक्ति दूत की हम बात करें तो मुक्ति दूत के नायक कौन है, यानी कि हीरो कौन है इसके, तो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए इस खंड काव्य के आधार पर इनके चरित्र चित्रण की निम्न विशेषताएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं निम्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए बच्चों पहला क्या आप लिख लेंगे आप हेडिंग में, अवतारी पुरुष, ठीक है बच्चों, ये पहले हैं अवतारी पुरुष, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, तो खंड काव्य के आरंभ में ही कवि ने स्पष्ट किया है कि गांधी जी राम कृष्ण ईसा मोहम्मद पैगंबर महावीर बुद्ध की तरह अवतारवादी हैं। यानी कि अवतारवादी मतलब कि बच्चों यानी कि जो गांधी जी है ना वो क्या है, यानी कि जैसे जैसे धरती पाप बढ़ता है ना, जैसे जैसे लोग जन्म लेते रहते हैं, जैसे कि रावण का, जैसे कि रावण आया धरती पर विनाश करने लगा तो राम जी आए, उसी तरह से कंस आया तो श्री कृष्ण जी आए, उसी तरह से यहाँ पर ध्यान समझिए जब हम लोग के देश में अंग्रेज आ गए तो उनसे बचाने के लिए कौन आ गए, तो गांधी जी आए, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे लिए अवतारवादी हैं। आगे देखिए ध्यान से यहाँ पर, कवि का मानना है कि गांधी जी जैसे अलौकिक साधारण पुरुष का कोई जाति अथवा धर्म नहीं होता, उनकी आवश्यकता जहाँ होती है उनका जन्म वहीं हो जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में, मानवीय गुणों का भंडार। आगे देखिए इसमें क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी जी का चरित्र मानवीय गुणों का भंडार था, वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वे सदा सत्य के पथ पर चलते थे। यानी गांधी जी क्या थे, तो अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि कभी वो मारपीट नहीं करते थे, किसी से गाली गलौज नहीं करते थे, वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपना काम निकाल लेते थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, आज़ादी उनके लिए सर्वोपरि थी, यानी कि वो आज़ादी को सबसे पहले ऊपर रखते थे, ठीक है। आगे देखिए, वे आज़ादी के लिए अहिंसा को अपना सबसे बड़ा शास्त्र बनाया था, यानी कि अहिंसा, अहिंसा मतलब कि बिना मारपीट का, ठीक है, यानी कि अपने बातों से ही अपने लोगों का दिल जीतते थे। आगे देखिए, वे अपने दुश्मन पर भी दया करते थे, ठीक है बच्चों, यानी गांधी जी क्या करते थे, अपने दुश्मन पर भी दया करते थे। दया, विनम्र, आत्मरक्षी आदि उनके चरित्र का गुण था, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों हम तीसरा जो पॉइंट है, हरिजनों के उद्धारक, यानी कि गांधी जी क्या किए थे, हरिजनों का भी उद्धार किए थे, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी ने हमेशा दलित वर्गों के लिए कार्य किया, ठीक है, यानी कि जो दलित वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, उनका बहुत ही सहायता किया था गांधी जी। आगे देखिए, वे दलितों को दलित नारायण कहकर गले लगाते थे, यानी कि उसको गले लगाते थे, ठीक है बच्चों, यानी कि क्या करते थे गांधी जी, उनको ना गले लगाते थे अपने। गांधी जी के आश्रम में दलित वर्गों के जाने की पाबंदी नहीं थी, यानी कि दलित भी उनके आश्रम में जा सकते थे। कभी कभी गांधी जी हरिजनों के बस्ती में भी रहते थे, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लिख देंगे गांधी जी के बारे में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई है। अगर आप वीडियो को आप फुल देखे हैं तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए बच्चों, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।